नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रजत त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं एक्वा इंग्लिश ग्रामर क्लासेस फॉर कंपटीशंस। अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है साथियों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंपटीशन लेवल की इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक वाइज एक टॉपिक वाइज पूरा जो पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का वो कवर करेंगे। और इसी क्रम में हम लोग आज से पहले 2 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू चल रहा है, तो इससे पहले हम लोग 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, उससे लगभग 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 3 पार्ट्स बचे हुए हैं उनका एक ओवरव्यू करते हैं और उनकी डिटेल स्टडी एक हम लोग इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओवरव्यू से मतलब है कि हम लोग ये समझेंगे कि उनकी जो नॉर्मल डेफिनेशन है या कैसे वो वर्क करते हैं उनके बारे में हम लोग ऐसे ही देखने वाले हैं। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 हैं। आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये हमें साथियों पता ही है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। अब साथियों आज से पहले वाले जितने भी सेशन हुए हैं उनमें हम लोग ये देख चुके हैं, नाउन देख चुके हैं, प्रोनाउन का देख चुके हैं, एडजेक्टिव का देख चुके हैं, वर्ब का देख चुके हैं, एडवर्ब का देख चुके हैं। आज हमें प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन का एक ओवरव्यू देखते हैं। तो आइए इसी क्रम में सबसे पहले चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं नाउन किसे कहते हैं। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। संज्ञा कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम हम लोग बोलते हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अ वर्ड दैट यूजेज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सारे शब्दों को हम लोग कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के बाद होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। अब विशेषण से क्या होता है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं शब्द उनको हम कहते हैं विशेषण। तो विशेषता कौन कौन से शब्द बताते हैं, तो विशेषता सबसे पहले बताते हैं, अगर हमें किसी व्यक्ति की विशेषता बतानी है कि वो होशियार है तो हम बताएंगे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अगर वो कोई अच्छा है तो हम लोग कहते हैं ही इज़ वेरी गुड पर्सन। अगर कोई लड़की है तो हम लोग कहते हैं शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये सारी चीज़ें विशेषताएँ में आती हैं। और विशेषता के बाद आती है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब बताता है जो करता कोई भी काम करता है। यदि जैसे हम करता है तो हम अभी टीचिंग का काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा वर्क क्या हो गया, ये पढ़ाना हमारी क्या हो गई, ये हो गई वर्ब, ये क्रिया की श्रेणी में आ गई। अगर हम कहीं जा रहे हैं घूमने, अगर हम कानपुर जा रहे हैं तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू कानपुर, यानी अगर हम कानपुर जा रहे हैं तो जाना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई। खाना क्रिया हो गई, पीना क्रिया हो गई, कहीं से भी कोई आ रहा है तो वो भी क्रिया हो गई, नहाना क्रिया होगी, खेलना क्रिया हो गई। अब एडवर्ब की श्रेणी में आते हैं क्रिया विशेषण। साथियों इससे पहले हम लोगों ने देखा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द होते हैं। और जो ये एडवर्ब होता है ये एडजेक्टिव और क्रिया की विशेषता को बताते हैं। ये एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ये एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताते हैं और क्रिया की भी विशेषता को इंगित करते हैं। तो साथियों अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं तो इससे पहले 2 वीडियोज़ आ चुके हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और बाकी की चीज़ें जो नॉर्मल से वर्ड्स हैं वो मैं अभी इसमें यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। प्रीपोजिशन की हिंदी होती है विभक्ति। कंजंक्शन की होती है समुच्चय बोधक। इंटरजेक्शन की होती है विस्मयादि
बोधक शब्द, ठीक है ना। तो आइए आज हमें देखने हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। आइए साथियों देखते हैं सबसे पहले नंबर 5, नंबर 6, 5 तो हम लोग 5 तक तो हम लोग देख चुके थे। नंबर 6, नंबर 6 में आएगा साथियों प्रीपोजिशन। साथियों प्रीपोजिशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं विभक्ति। अब सबसे पहले इंग्लिश में डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग हिंदी में देखते हैं कि आखिर में विभक्ति हम किसको कहते हैं। तो विभक्ति वे शब्द होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन का एक रिलेशन वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। यानी वे कौन कौन से शब्द हो गए? वे शब्द जो हमें वाक्य के नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य भागों के साथ बताते हैं कि वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, तो उन शब्दों को हम विभक्ति की श्रेणी में रखते हैं। तो हिंदी में कौन कौन से शब्द हो गए? अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कानपुर, तो हम क्या कहते हैं? गोइंग टू कानपुर, यानी हम कानपुर को जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु नाउन है ना, अगर वो किसी टेबल के ऊपर रखी है तो हम क्या कहते हैं? वो टेबल पर रखी है। तो यानी पर मीन्स क्या हो गया? को हो गया टू, पर हो गया ऑन, में हो गया इन, ठीक है ना साथियों। अब हिंदी में हम लोग विभक्ति को कैसे समझते हैं? हिंदी में विभक्तियाँ आप लोगों को बहुत ही याद होंगी। अगर नहीं है याद तो हम लोग एक नॉर्मल सी एक ट्रिक है जो हिंदी में यदि हम अगर याद कर लेते हैं तो इंग्लिश में हमें नॉर्मल तरीके से याद हो जाएगी। तो हिंदी में सबसे पहले याद करने का तरीका है मैं, पे, पर, भीतर, ने, को, से, के लिए, कॉमा, अलग होने में, अलग होने में। ये सारी एक हमारी क्या हो गई? ये ट्रिक हो गई। ये किसकी ट्रिक हो गई साथियों? ये हमारी प्रीपोजिशन को याद करने की एक ट्रिक हो गई। तो इसको भी अभी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अब को का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग बोलते हैं कानपुर जा रहे हैं, यानी उसका एक अंदरूनी भाव होता है कानपुर को जा रहे हैं, लेकिन को हम साइलेंट कर लेते हैं। बट हमें वो चीज़ याद रखनी है, अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें वो चीज़ याद रखनी है। हमें बोलना है कानपुर को जा रहे हैं, को के हिसाब से हमें प्रयोग करना है को की स्पेलिंग होती है टू, कानपुर को जा रहे हैं। अब हो गया पर। अगर कोई बोलता है कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है, तो वो क्या हो गई? किसके ऊपर हो गई? पर, यानी टेबल पर हो गई। अगर ये हम टेबल है तो बुक कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, तो हम कहेंगे ऑन द टेबल। अगर वो टेबल के नीचे तो हम लोग कहेंगे इन द टेबल, ठीक है ना। भीतर है तो होगी इन हो गई, और फॉर होगी के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। अगर कोई कहता है मैं वहाँ जा रहा हूँ, अगर कोई पूछता है आपसे कि आप किस लिए जा रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं फॉर डूइंग सम वर्क, यानी कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ। या फॉर ईटिंग हो गया, फॉर डांसिंग हो गया। अगर हम किसी क्लासरूम में जा रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि आई एम गोइंग टू देयर फॉर डांसिंग, यानी हम लोग वहाँ पे नाचने के लिए जा रहे हैं। या अगर हमें कहीं पढ़ने के लिए जाना है तो हम, अगर कोई दूसरा व्यक्ति पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं आई एम गोइंग देयर फॉर टीचिंग, फॉर डांसिंग, फॉर ईटिंग। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, के लिए प्रयोग होता है फॉर। मैं के लिए हो गया इन, पर के लिए हो गया ऑन, और से के लिए हो गया, ये अलग होने के लिए होता है फ्रॉम। ठीक है साथियों, तो आइए अब डेफिनेशन इंग्लिश में लिखते हैं इसकी। क्या होती है? अ वर्ड दैट shows the relationship of noun and
प्रोनाउन with other word of the sentence, with other words of the sentence। ठीक है ना, यानी नाउन प्रोनाउन का जो रिश्ता बताते हैं, नाउन प्रोनाउन का रिश्ता, ये शब्द नाउन और प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है ना। तो अब कौन कौन से हो गए एग्जाम्पल में हम लोग ये देख ही चुके हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अब क्या है सबसे पहले एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू कानपुर। अब वह कानपुर जा रहा है, वह कानपुर जा रहा है। अब यहाँ पे तो लिखा है कानपुर जा रहा है, यानी यहाँ पे कानपुर को नहीं लिखा है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना है कि वो कानपुर को जा रहा है। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की है इंग्लिश में साथियों। तो अब ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया वर्ब, ये हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये नाउन हो गया, और ये को हो गया प्रीपोजिशन, ये क्या हो गया नाउन। इससे पहले वाली सेशन में हम लोग देख चुके हैं कौन कौन से शब्द नाउन की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। तो ये हो गया साथियों नाउन। अब एक और है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर। अब हमें सामने से दिख रहा है, टेबल को तो हमें पता है, बुक भी हमें पता है। बुक क्या है, बुक एक नाउन हो गया, टेबल क्या हो गई, ये भी नाउन हो गई, ये क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये ऑन क्या हो गया, अभी तो बताया ना, ऑन मीन्स पर, ऑन हो गई प्रीपोजिशन। ठीक है ना साथियों, समझ में आ रहा होगा। और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं, और अन्य दूसरे शब्द जो भी हैं हमारे इस वाक्य में प्रयोग हुए उनके साथ में रिलेशन बताते हैं। अब कैसे रिलेशन बता रहे हैं ये समझिए, ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो ये रिलेशन किसका बता रहे हैं कि ये नाउन कहाँ जा रहा है, कानपुर को जा रहा है, यानी को जा रहा है। टेबल हो गया, टेबल नाउन है। अब ये रिलेशन बता रहा है ना अन्य शब्दों के साथ में। अगर यहाँ पे हम ऑन नहीं बताएं, ऑन नहीं यहाँ पे यदि हम लगाएंगे तो हम कैसे बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, कहाँ पे किताब रखी है, या वो कहीं जा रहा है, या वो खा रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं जान सकते ना, इस वजह से हम लोग प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन की हिंदी होती है विभक्ति। यहाँ पर आपको नीचे सारी डिटेल में लिखी आ रही होगी, देख लीजिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन है और उनकी हिंदी भी। तो अब ये साथियों 2 उदाहरण हो गए। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे आएगा प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजंक्शन, और ये अभी बहुत नॉर्मल तरीके से बताया है, अभी बहुत डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए साथियों, प्रीपोजिशन को याद करने की हमारी एक बहुत सी शॉर्ट ट्रिक है। जैसा कि हम लोग हिंदी में जानते हैं, तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संप्रदान अपादान से अलग होने में, मैं पे पर भीतर, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रीपोजिशन की श्रेणी में। अब इसके बाद का टॉपिक है कंजंक्शन, जो नंबर 7 पे आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक। बोधक अवयव।
अब साथियों, जैसा कि हमने प्रीपोजिशन में देखा कि प्रीपोजिशन एक विभक्ति का रूप होते हैं। विभक्तियाँ होती हैं जो बताती हैं दूसरे शब्दों के साथ वाक्य के नाउन और प्रोनाउन के संबंध को दर्शाती हैं। तो उसी प्रकार से ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का प्रयोग क्या होता है? कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन वाक्य को जोड़ने, वाक्य या शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर हमें शब्दों को जोड़ने के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि अगर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, तो हम लोग किस प्रकार से बोलेंगे? राम और श्याम, यानी राम एंड श्याम। हिंदी में हो गया। अगर हमें बोलना है राम या श्याम, दो अलग चीज़ें साथियों, समझते रहना। राम या श्याम अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं राम एंड श्याम का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग प्रयोग करते हैं राम और श्याम। देखिए साथियों, सबसे पहले कौन कौन से हैं? एंड और। मोस्टली प्रयोग होता है एंड का और, ठीक है ना? और एंड, या के लिए प्रयोग होता है और। बट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यट का भी प्रयोग होता है, यद्यपि। सो, इसलिए। नॉर का भी प्रयोग होता है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले और का प्रयोग हम लोग देखते हैं हिंदी में। अगर हमें किसी से कहना है राम और श्याम, तो ये दो शब्दों को ही तो जोड़ रहा है। तो इसकी स्पेलिंग्स पहले लिख देंगे एंड, फिर लिख देंगे राम की, फिर लिख देंगे श्याम की, ठीक है ना? सीता और गीता, सीता और गीता। सबसे पहले और की लिख देते हैं एंड, फिर गीता की लिख देते हैं GITA, फिर सीता की लिख देते हैं SITA। ये हो गए साथियों सीता और गीता। अब हम लोग देखते हैं और का प्रयोग एंड का हो गया। अब देखते हैं और OR का प्रयोग। और को हम लोग लिखते हैं या, यानी दो में से कोई एक, ठीक है ना? यहाँ पे क्या, राम और श्याम दोनों एक साथ जा रहे होंगे कहीं। अगर कहीं जा रहे हैं तो हम लोग कहेंगे राम एंड श्याम आर गोइंग, ठीक है ना? अब और का प्रयोग होता है, यानी दो में से कोई एक, राम या श्याम, राम और श्याम, ठीक है ना? अब यहाँ पे सीता या गीता, यानी और सबसे पहले लिख देंगे, फिर लिख देंगे गीता, फिर लिख देंगे सीता, यानी दो में से कोई एक यदि होगा तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं और का। और यदि दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं तो हम लोग करते हैं, दोनों यदि एक साथ काम कर रहे हैं तो एंड का प्रयोग होगा, और यदि दोनों में से कोई एक काम कर रहा है तो ये और का प्रयोग होता है, ठीक है ना? एंड और का प्रयोग आप लोगों को पता चल गया। सो का प्रयोग इसलिए करते हैं। अब यहाँ पे तो दो शब्दों को हम लोगों ने जोड़ लिया। अब यदि दो वर्ड्स को अगर हमें जोड़ना है तो कैसे करते हैं? ये तो दो शब्दों को हो गया। अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो कैसे करते हैं, आइए वो भी देखते हैं। चलिए साथियों, अब इसकी डेफिनेशन को हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट joins two or more words or sentences, यानी कोई भी दो या दो से अधिक शब्दों को यदि जोड़ने वाला कोई भी शब्द होगा तो उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। या चाहे वो दो शब्दों को जोड़े या दो से अधिक शब्दों को जोड़े, चाहे वो दो सेंटेंसेस को जोड़े या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़े, यानी किसी भी चीज़ को यदि जोड़ने के लिए कोई भी चीज़ प्रयुक्त हो रही है तो वो कंजंक्शन की ही श्रेणी में आती है।
तो जोड़ने में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये सारी हम लोगों ने देख ली। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पहले हिंदी भी लिख लेते हैं। दो या अधिक वाक्य या शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इनको हम कहते हैं कंजंक्शन। अब यहाँ पे एक डीपली एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग दो अलग अलग वाक्यों को लिखते हैं, इसके बाद ज्वाइंट करके देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ही वॉचेज टीवी, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया और एक सेकंड सेंटेंस हो गया ही प्लेज गेम। सबसे पहले क्या होगा? ही वॉचेस टीवी, यानी वो टीवी देखता है। ही प्लेज गेम, और वो गेम खेलता है। तो अब इनको ज्वाइंट हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे? ही वॉचेज टीवी एंड ही प्लेज गेम। ठीक है, यानी वो टीवी देखता है और गेम खेलता है। तो अब अगर हम यहाँ पे ये एंड का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हम इनको दो सेंटेंसेस को कॉम्प्राइज कर सकते हैं? कॉम्प्राइज मीन्स होता है सम्मिलित करना। तो इसको हम जोड़ सकते हैं क्या? अगर ये नहीं होगा तो किसी भी कीमत पर हम लोग बिना कंजंक्शन के दो सेंटेंसेस या दो वाक्यों को या दो शब्दों को हम लोग नहीं जोड़ सकते। तो सबसे पहला ये हो गया, एंड के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ा। तो ये एंड क्या हो गया? ये हो गया कंजंक्शन। अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या आता है? ही इज आ स्टूडेंट और सेकंड नंबर पे हम लोग लिखते हैं हिज फादर इज आ टीचर, यानी वह एक छात्र है और उसके पिताजी एक टीचर है। अब ये तो अलग अलग अगर हमें बताना है तो वो तो हम बता ही लेंगे, लेकिन हमें एक साथ प्रयोग करना है। एक साथ हम लोग कैसे बताएंगे किसी व्यक्ति को अगर हमें बताना है? तो एक साथ इसको भी हम लोग एंड के माध्यम से ही जोड़ते हैं। ही इज आ स्टूडेंट एंड हिज फादर इज आ टीचर। तो सामने अब इतना हम लोग पढ़ चुके हैं तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। अब इसको बीच में जोड़ने वाला क्या है? एंड है। तो ये एंड हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा? तो चलिए अब सो का एग्जाम्पल या बट का एग्जाम्पल एक देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज पुअर। सेकेंड नंबर पे लिखते हैं ही इज ऑनेस्ट। अब साथियों इसको हमें ऐड करना है, कैसे जोड़ेंगे? अब देखिए किस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। सबसे पहले होगा वह गरीब है लेकिन हॉनेस्ट है, यानी वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब देखने के लिए बहुत अच्छी होती है, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग होते भी हैं जो गरीब होते हैं वो अधिकतर ईमानदार होते हैं, ये एक फैक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ते हैं किसकी सहायता से? कंजंक्शन की सहायता से। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, यानी वो गरीब है फिर भी वो, यद्यपि वह गरीब है पर वो ऑनेस्ट यानी ईमानदार है। वह गरीब है लेकिन वह गरीब है
लेकिन ईमानदार है। समझ में आ रहा होगा साथियों। तो इसके आगे हम लोग अब चलते हैं, कंजंक्शन के आगे है इंटरजेक्शन। तो आइए इंटरजेक्शन को देखते हैं। चलिए साथियों, सबसे लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो हमें बहुत ही कम समझ में आता है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर हमें इंटरजेक्शन नहीं समझ में आया, तो आज बहुत अच्छी तरीके से साथियों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर यदि आपने ये समझ लिया तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले इंटरजेक्शन होता है 8 नंबर पे, सबसे लास्ट है इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। वे शब्द जो विस्मय करते हैं, यानी जो आश्चर्य प्रकट करते हैं। अब आश्चर्य कौन कौन से शब्द प्रकट करते हैं? जैसे हम पिकअप दी फ़ोन करते हैं, यदि हमने कोई फ़ोन उठाया तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो, हु इज़ दिस या हु आर यू? तो ये क्वेश्चन करते हैं ना। तो जो हेलो शब्द हम लोगों ने प्रयोग किया वो क्या था? एक इंटरजेक्शन ही है। यदि हम कहते हैं हाय, तो हाय के बाद ये वाला चिन्ह आता है HI, तो ये हो गया HI, ऐसे करते हैं। तो ये इंटरजेक्शन, जो ये विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह होता है, ये हमेशा लगाया जाता है इसके अंत में, ठीक है ना। और कौन कौन सी चीज़ें हो गई? जैसे हम बहुत ही उत्साहित होते हैं तो हम लोग कहते हैं आह, या हम लोग सौरो होते हैं या हमें दुख होता है तो हम कहते हैं ओह। तो ये सारी चीज़ें हो गई ना। एक जॉय में होता है हुर्रा, यदि हम बहुत उत्साहित है तो हम लोग कहते हैं हुर्रा, वी वन द मैच। एलास, यानी अगर हम कोई दुख में होते हैं तो हम लोग प्रयोग करते हैं एलास, सो सैड दैट इंसिडेंट इज हैपेंड, यानी वो घटना घटित हुई तो हम बहुत ही दुखी हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे एक ओवरव्यू लिखते हैं। उत्साह में होता है हुर्रा, हुर्रा, एलास, ओह, हेलो, आहा, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारे शब्द होते हैं। एलास हो गया, हुर्रा हो गया। सौरो में हम लोग प्रयोग करते हैं, एलास का प्रयोग करते हैं, जॉय में करते हैं, हुर्रा का प्रयोग करते हैं। अब साथियों आह के बाद आता है वेल डन, और सेम। यानी यदि कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम लोग कहते हैं वेल डन। सेम मीन्स होता है यदि कोई बुरा काम करता है तो हम लोग उसको कहते हैं व्हाट अ सेम, यानी कितना बेकार काम आपने किया है, शर्म की बात है। तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, सेम का प्रयोग करते हैं। अब आइए साथियों, ये तो हम लोगों ने एक ओवरव्यू करके देखा कि कौन कौन से वर्ड्स इंटरजेक्शन की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को और देख लेते हैं। डेफिनेशन होगी इट expresses sudden feeling of the mind। अब ये सडन फीलिंग ऑफ द माइंड किस प्रकार से हम लोग समझते हैं? यानी कोई भी न्यूज़, अगर हमने कोई भी चीज़ या कोई व्यक्ति मेरे पास आया और उसने हमसे कोई एक शब्द कहा, कोई आश्चर्य वाली बात, जो एक तुरंत सुनते ही जो हमारे अंदर से जो शब्द निकलते हैं उनको हम कहते हैं विस्मयादि की श्रेणी में रखते हैं। अब कोई आया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हाय। या आप फ़ोन यदि किसी के पास आया तो हम लोग सबसे पहले सडन फीलिंग होती है, क्या कहते हैं? हेलो, हाउ आर यू। हेलो तो बोलते हैं ना, तो हेलो बोलते हैं तो ये आ जाएगा किसकी श्रेणी में? इंटरजेक्शन की श्रेणी में। आह बोलते हैं, वेल डन। अगर कोई आपको कोई न्यूज़ यदि देखता है कि वो व्यक्ति पास हो गया, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं वेल डन, यू हैव डन बेस्ट जॉब, यानी तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये किसकी श्रेणी में आ गया? इंटरजेक्शन की श्रेणी में आ गया। हिंदी हो गई हृदय से उठने वाले आंतरिक भाव, आंतरिक भावों को विस्मयाद यानी इंटरजेक्शन कहते
हैं, ये हो गई। अब इसके बाद साथियों हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं इसके, और नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, चलिए सबसे पहले हेलो का उदाहरण लेते हैं। हेलो, अब सबसे पहले हमें हेलो को समझना है। किस प्रकार से समझेंगे? अगर आपके पास किसी का फ़ोन आता है तो आप लोग क्या कहते हैं? जैसे ही किसी का फ़ोन आया आप लोग तुरंत कहते हैं हेलो हु इज़ दिस, यानी आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो सर, हु इज़ दिस, तो ये बोलते हैं। तो ये हो गया हु इज दिस, यानी आप कौन बोल रहे हैं, कौन हैं, या आप कौन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हेलो हु इज़ दिस। अब होता है हाय। सेकेंड नंबर पे देखते हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आया तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे पहले आप कहते हैं हाय हाउ आर यू, यही तो कहते हैं ना कि यदि कोई आपसे मिलने आया तो ये हमारी एक कर्तव्य बनता है कि उससे हम पूछें हेलो हाय आप कैसे हैं। तो इंग्लिश में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। तो ये भी हो गया आप कैसे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है वेल डन। वेल डन का अभी बताया था। वेल डन का होता है यदि किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब आपको उसको शुभकामनाएं देनी है, तो ये शुभकामनाएं देने के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा शब्द? वेल डन। अब हम लोग वेल डन का प्रयोग कैसे करते हैं? वेल डन, यू हैव डन बेस्ट जॉब। अब ये हमें किसी से क्या कहना है? वेल डन, यानी शाबाश, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ये किसकी श्रेणी में आ गया? हम उसको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, एक शाबाशी दे रहे हैं कि आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये भी इंटरजेक्शन की ही श्रेणी में आता है। अब हेलो के बाद, वेल डन के बाद आता है एक एलास। एलास का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? एलास होता है जब हम कोई दुखद समाचार कोई सुनते हैं, तब हमारे हृदय से आता है एलास। अरे, ये कहते हैं ना, अरे बहुत दुखद हुआ, तो इसका मतलब हो गया बहुत दुखद। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? एलास, वॉट ही इज नो मोर, बहुत दुखद है क्या, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये दुखद हम लोग बोल रहे हैं, बहुत दुखद है, तो वो किसकी श्रेणी में आ गया? ये एलास की श्रेणी में आ गया। और एलास का मतलब होता है बहुत दुखद, अत्यंत दुखद। अगर हम किसी के बारे में कोई ऐसी घटना सुनते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकलता है? अरे बहुत दुख की बात है, बहुत दुखद है। तो ये आता है बहुत दुख की श्रेणी में जो चीज़ आएगी उस वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं एलास का। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को ये इंटरजेक्शन का पूरा समझ में आ गया होगा। अभी ओवरव्यू है, हम लोगों ने अभी पहले ही बताया था कि ओवरव्यू है। इसके बाद जो पूरा डिटेल होगा वो डिटेल स्टडी हम लोग और भी डीपली करेंगे। तो इसके बाद ये लगभग तीसरा वीडियो है। 3 वीडियो में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ओवरव्यू है वो पूरा क्लियर हुआ है। और इसके बाद में अभी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगभग एक या 2 वीडियोज और आएंगे जिनमें हम पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। तो उसमें हम लोग कैसे स्टडी करेंगे? सबसे पहले तो पूरा नाउन का जो पोर्शन होगा उसमें कितने पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखने वाले हैं। और उसके जो भाग हैं, जैसे नाउन के अंदर जेंडर आता है, अपोस्ट्रोफी एस आता है, और नाउन का जो प्रयोग हो गया वो कैसे करते हैं, नाउन के जो क्या कहते हैं, जो नाउन से जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि यहाँ पे एस लगेगा या ईएस लगेगा, वो सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्लियर आपके करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर साथियों आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को या हमारी वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अपने दोस्तों को दिखाएं और भी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप दिखाइए, या आप स्वयं में देख के आपके जो साथी हैं या आपके घर पर कोई आपका बेटा है या आपका कोई भाई है या बहन है वो पढ़ना चाहती है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको पढ़ा भी सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को बहुत बहुत आप लोग फैलाइए और इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए। और यदि कोई कमेंट के माध्यम से यदि आपको कोई सजेशन देना है, कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट के माध्यम से साथियों हम लोगों से जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।